everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं काफ़ी अच्छे से आपको सारे जितने भी पेपर एनालिसिस होंगे या फिर जैसे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप वो फॉर्म्स जो हैं वो फिल होने शुरू हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। इंग्लिश में मेनली हम लोग फोकस करेंगे, बट आज मैं यहाँ पर DSSB पटवारी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम एनालिसिस है वो लेकर आई हूँ, जो कि 21 अगस्त को हुआ था। एंड आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ बिकॉज आई वॉज कॉट अप इन सम अदर थिंग्स, बट ठीक है, आज हम प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली क्या है कि DSSB का जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका रीजनिंग 20 मार्क्स का, मैथ्स भी 20 मार्क्स का, GS 20, इंग्लिश 20 एंड हिंदी भी 20 मार्क्स के आते हैं, और ये टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का पेपर बनता है। इसके अलावा जो बाकी दूसरे 100 मार्क्स हैं वो डिसिप्लिन से आते हैं। इन दो डिसिप्लिन में जैसे आपको मिल जाएगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको मेनली 20 देखने को मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्यूटर के, फिर उसके बाद आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपको फिर से दोबारा कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है पटवारी का या उस तरह से मतलब आपको देखने को मिलेगा, मतलब दिल्ली के बारे में आपको ज़्यादा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये 20 क्वेश्चंस जो थे वो यहीं से रिलेटेड थे। नाउ हम जो एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं वो 21 अगस्त का कर रहे हैं, जो कि इवनिंग शिफ्ट है 4:30 to 6:30। इससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 21 अगस्त को ही सुबह वाला एग्ज़ाम भी हुआ, फिर 20 अगस्त का आपका इवनिंग का, और जो मॉर्निंग का एग्जामिनेशन है वो हुआ। लेकिन ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम एनालिसिस है ये 21 अगस्त का है, 4:30 PM to 6:30, दैट मीन्स ये इवनिंग शिफ्ट है। तो अब हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के, GS के, इंग्लिश के एंड हिंदी के, ये सारी चीज़ें देखेंगे। SSC में मेनली हिंदी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ यहाँ से सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि मैथ्स क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसमें क्वेश्चंस थे, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, बट वो क्वेश्चंस मुझे अभी याद नहीं है, वो मैथमेटिकल्स थे तो इसलिए मैं वो लेकर नहीं आ पाई। अदरवाइज़ हम रीजनिंग से शुरू करते हैं। और एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो आप सेशन है या ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो आप DSSB के लिए ही देखो। DSSB के और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन होता है, PRT का एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा SSC में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जैसे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि MTS का जो क्वेश्चन है ऐसा लग रहा था कि वो DSSB में पूछे गए हैं, तो ये थोड़े क्वेश्चंस की सिमिलैरिटीज़ आपको पैटर्न में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आए थे DSSB में। तो रीजनिंग का जैसे मान लो आपका वाटर इमेज पे क्वेश्चन आया था एलिफेंट का, मेरी शिफ्ट में, तो एलिफेंट का वाटर इमेज पूछा हुआ था, तो बहुत इजी था। अगर किसी को वाटर इमेज के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता ना, तो क्या करते हैं वो वाटर इमेज में T भी इधर ही बनेगा, लेकिन वो T यहाँ पे लगा के देंगे आपको 2 ऑप्शंस में, और ऐसा ही हुआ था। 2 ऑप्शंस में आपको ऐसे T देखने को मिला था इस तरफ तो आ ही नहीं सकता ना वाटर इमेज में, इसलिए आपको फोकस करना है मेनली आपको जो जितने भी आपके ऑप्शंस है उसको देखना है। 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल आप देखते एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि T के नीचे T ही आना चाहिए, राइट। और ये जो एलिफेंट मैंने लिखा हुआ है ये E तो है कैपिटल में, बट वहाँ पे आपको पूरा कैपिटल में मिलेगा, वो ऐसे आपको उसमें स्मॉल लेटर्स में नहीं देंगे, स्मॉल उसमें नहीं देंगे, वो कैपिटल लेटर्स में ही आपको मिलेगा, तो आसानी होगी। तो T यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, तो ये आप 2 ऑप्शंस तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने ये टॉपिक समझा हुआ है तो आपका आराम से हो जाता। फिर मिरर इमेज का भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कुछ लेटर्स थे, कुछ नंबर्स थे, जैसे 5 वगैरह कुछ इस तरह से थे, और 5 तो हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो मिरर इमेज हो चाहे वो वाटर इमेज हो। 5 हो गया, G हो गया, इस तरह के हमेशा से पूछे जाते हैं। इसमें A भी था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे, एक वाटर इमेज और एक मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ग्रीस की जो राजधानी आप कह लो, कैपिटल कह लो, वो एथेंस है, तो जो स्पेन की है उसकी क्या है, तो उसमें मैड्रिड था, तो वही इसका आंसर होगा। देन उसके बाद ये नंबर सीरीज समथिंग कुछ का क्वेश्चन है कि, या एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि 50, उसके बाद रेशियो 7, तो ये मतलब क्या है, आप इससे क्या समझोगे। तो अगर 7 × 7 करेंगे तो 49 होगा, 49 + 1 = 50। सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई हो रही है, 9 × 9 = 81 + 1 दैट इज़ 82। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन मुझे लगे। इसके अलावा डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें, अच्छा आपको डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन करते टाइम बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि उसमें पूछते थे कि सेकंड प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। वो ये नहीं
पूछते कि लास्ट पे या मतलब फर्स्ट वाला, कभी आपने सोचा हो कि फर्स्ट पे टिक कर देते कि जैसे मान लो कुछ भी अगर आ, जैसे बटर क्रंच है, बटर मिल्क है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो पहले आ रहा है या क्या पूछ रहा है। वो सेकंड प्लेस वाला पूछ रहा है, पहले आप उसको एकदम वैसे लगा लो, डिक्शनरी बेस्ड लगा लो वर्ड्स को। उसके बाद वो जब पूछेगा कि सेकंड वाले पे कौन सा आ रहा है, तो उस पर टिक करना है। तो मेरे में सेकंड वाला था, हो सकता है आप में थर्ड हो सकता है कुछ बच्चे देखे ही ना, सीधा फर्स्ट पे टिक कर दे कि ये पहले आ रहा है, बट आपको क्वेश्चन देखना है वो सेकंड प्लेस का पूछ रहा है या थर्ड प्लेस का पूछ रहा है। उसके बाद एक स्टेक होल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्टेक होल्डर मीन्स एक मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था कोडिंग डी कोडिंग में कि स्टेक होल्डर ना बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ था, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ था। दैट मीन्स कि REDLOHEKATS इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, मतलब आप समझ जाना, इसी को उल्टा कर दो तो वैसे ही अनएगिटेटेड बनता है। तो अनएगिटेटेड बनेगा, ये इसका बिल्कुल उल्टा था, मतलब इसका उल्टा नहीं, दूसरे वाले जो वर्ड था उसका उल्टा था ये। पजल बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए थे, बहुत इजी। मैं आपको बता देती हूँ कि पजल बेस्ड क्वेश्चन कैसा आया था। पजल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें एक पजल आपको सॉल्व करनी होती है। पजल बेस्ड क्वेश्चन में आप मतलब ऐसा मान लो कि आपको 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाले क्वेश्चन नहीं, रो वाले क्वेश्चन आए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी थे कि ये जो बंदा है वो एक्सट्रीम राइट में है, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कि इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है, इस तरह से क्वेश्चन थे। पजल बेस्ड क्वेश्चन में क्या था कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, 7 आपके फ्लोर्स थे, 7 फ्लोर था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 7 फ्लोर में फर्स्ट वाले फ्लोर पे कोई बैठा है, सेकंड थर्ड और इस तरीके से, मतलब 7 फ्लोर थे। और हेज़ल एंड एक और लड़की थी, उसके बीच में रोमी, पता नहीं, आई डोंट नो, अभी याद भी नहीं है मुझे, नेम्स याद नहीं है, पर इस तरह से कुछ था कि इन दोनों के बीच में 3 फ्लोर्स आते हैं। तो इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। अगर आप मतलब वो कुछ सेकंड्स में करने वाला क्वेश्चन था, आसान था। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ रखे थे, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी थे, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि कुछ मॉडरेट है या कुछ टफ है, मतलब सारे ही क्वेश्चंस मुझे बहुत ईजी लगे। क्या होता है ना, जब भी डिसिप्लिन बेस्ड आपके पेपर्स होते हैं, जैसे डिसिप्लिन बेस्ड मतलब जैसे पीआरटी में आपका साइकोलॉजी आता है, या DSSB में आपका जो डिसिप्लिन 1 2 ये जो आपके कंप्यूटर के बेस्ड क्वेश्चंस है, या फिर दिल्ली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो आते हैं। तो ऐसे डिसिप्लिन वाले पेपर्स में ना जो रीजनिंग होती है वो ईजी होती है, तो ये ईजी ही थी, इतना ही मुझे अभी याद है। अब इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश में ईडियम्स कैसे थे। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपको देखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर में भी इसका एग्जामिनेशन होगा। जो DSSB है उसका, जैसे ये जो है हमारा, ये अगस्त में था, राइट, ये 21 अगस्त को था, तो ऐसा ही सितंबर में भी एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी का एनालिसिस हो रहा है, ये बाकी और भी टॉपिक्स को, मतलब बाकी और भी जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें कैसा कैसा पैटर्न आएगा आपको वो भी पता चलेगा। तो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो यहाँ पर है ईडियम आया था बेड ऑफ रोजेस, मतलब वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा आसान हो। बोलते हैं ना कि बेड ऑफ रोजेस यानी कि बिल्कुल फूलों वाला रास्ता है, फूलों वाला रास्ता है, मतलब बहुत आसान है, कोई कांटे नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये था। देन उसके बाद एक आपको ये वर्ड याद रख लेना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग या फिर एग्जैक्ट यही वर्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको इसके मीनिंग्स को याद रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग्स लगाए भी होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये मीनिंग है यूज्ड अबाउट पीपल वॉइसेस, मतलब बहुत ही वैसी आवाज़ जैसे बोलते हैं ना रॉकस, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत शोर शराबा है। जैसे टीचर्स भी कई बार यूज़ कर सकते हैं कि यार आप लोगों ने तो जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल को या क्लासरूम को तो फिश मार्केट बना दिया, बहुत ज़्यादा आवाज़ लोगों की देखने को मिल रही है, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, इस तरह से, तो ये रॉकस है। और इसके अलावा जो इसका मीनिंग था वो भी कहीं ना कहीं जो था वो यही है, वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। तो वही है कि बहुत ज़्यादा कोलाहल होना और इस तरह से, तो ये इसका सिनोनिम पूछा हुआ था, तो आसान सा था। एक क्वेश्चन आया था इस तरह से, ये आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे। डाई होती है, डाई का मतलब जो कपड़ों पे डाई लगाते हैं ना वो डाई होती है, और ये वाला डाई होता है जो मर जाना। तो इसमें एक सेंटेंस था, उसमें ये यूज़ करने थे। अच्छा, ये ऐसे भी दे रखे थे, ये ऐसे भी दे रखे थे, इस तरह से भी दे रखे थे, बट आपको चूज़ करना था जो सही है, तो उसका आंसर ये वाला होगा। क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर मान लो आपने मिस्टेक कर लिया या फिर आपने मिस्टेक में डाई पी लिया, तो आप ये वाला डाई तो पियोगे नहीं ना, क्योंकि इसका मतलब तो मर जाना होता है। डाई तो यही वाला होता है कि मान लो अगर आपने डाई पी लिया तो आप मर जाओगे, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, आसान सा था। एब्जोर का एंटोनियम पूछा था। एब्जोर का मतलब होता है किसी चीज़ को एब्जोर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लगा देना, है ना। तो एब्जोर का देखो, ये ध्यान से रखना है कि ये नियर एंटोनियम्स हैं, ये एक सिनोनिम होता है, एक एंटोनियम होता है। तो एब्जोर का मतलब क्या होता है वो देखो। एब्जोर का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को
रिजेक्ट कर दे, देखो यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मली रिजेक्ट और गो बैक ऑन, मतलब आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया तो आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, सैंक्शन होगा, कि आपने इस चीज़ को क्लेम कर दिया, सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया, इस तरह से। एक और ईडियम पूछा था, दैट वाज वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो बड़ी रेयर हो, एक रेयर चीज़ हो लेकिन आपके पास फालतू की हो, मतलब इस तरह का कोई टॉपिक एक आ रखा था उसके अंदर, तो वो है ये बेड ऑफ रोजेज है। देखो यूज्ड इन रेफरेंस टू अ सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज कंफर्टेबल और ईजी, एंड सैंक्शन का मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉकस का मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसके अलावा वाइट एलिफेंट, ये देखो एन एक्सपेंसिव आइटम विद नो यूज़ और पर्पज़, जैसा कोई पर्पज़ या यूज़ ना हो, कोई बर्डन सम पोजेशन, मतलब कभी कभी होता है ना कि आपको ये चीज़ मिल गई है, वो रेयर भी है लेकिन आपके काम की नहीं है, तो ये वाइट एलिफेंट का एक मतलब जो एक ईडियम का मतलब था। इन्फ्लुएंजा का स्पेलिंग एरर पूछा हुआ था, आसान था। स्पेलिंग एरर में ये पता चल ही जाता है कि ये वाली स्पेलिंग तो हो ही नहीं सकती है, तो वो भी थोड़ा आसान सा था। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ों को स्टॉप करके, मतलब पॉज करके आप ये सारी चीज़ें देख लेना, आप थोड़ा पढ़ लेना इसको, ज़रूरी नहीं कि यही वर्ड्स आ जाएंगे, पर मैं बता रही हूँ कि कितने आसान चीज़ें पूछी हुई थी। अच्छा, एक और है, ये वाला क्वेश्चन था कि वो इंसान के बारे में बताओ जिसने अपने रिलीजियस फेथ को अबैंडन कर दिया हो, मतलब छोड़ दिया हो। सो एन अपोस्टेट इज समवन हु हैज़ अबैंडन देयर रिलीजियस फेथ, पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ और प्रिंसिपल्स। तो ये वाला आ रखा था, इसमें और भी थे, हीडोनिस्ट वगैरह मेरे ख्याल से, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी कुछ ऑप्शंस में थे, लेकिन उसका आंसर एन अपोस्टेट होगा। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे ये 5 मार्क के तो क्वेश्चन आते ही हैं, जो कि पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी था, आप एक बार पढ़ लोगे ना अच्छे से तो फटाफट आपको पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन भी आया था कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, तो उसमें भी बहुत सारे थे, ऑप्शंस में थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, बट टाइटल बेस्ड भी क्वेश्चन थे, तो आसानी से आप, मतलब आप ऐसा कर लो कि क्या होता है ना कि कोई भी पैराग्राफ जब आप पढ़ते हो इंग्लिश का, तो पहली 2 लाइन एंड लास्ट की 2 लाइन में जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो ना, दैट विल बी द टाइटल ऑफ द पैसेज। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब आप शुरुआत की 2 से 3 लाइन पढ़ो, दिस इज़ द ट्रिक बेसिकली, 2 से 3 लाइन पढ़ो शुरुआत की पैराग्राफ में, देन उसके बाद लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ो। अगर आपको लगता है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ है, दैट मीन्स दिस इज़ योर टाइटल, दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर पैसेज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और ये आर्टिकल बेस्ड नहीं, एक आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, बट ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रेपोजिशन का क्या है यहाँ पे कि सिटिंग इन होटल, होटल में बैठे एंड स्माइलिंग एट ईच अदर, ये इसका आंसर होगा, मुझे बस इतना ही याद है, मतलब बाकी ऑप्शंस याद नहीं है। ऑप्शन में यही था कि इन और इन, इस तरह से कुछ ऑप्शन में था, इसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, बट ठीक है। पैरा जंबल पूछा हुआ था, आसान सा पैरा जंबल था। अच्छा, एक और चीज़ थी कि फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, आपको ना ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दो, ये ना आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, 2 सिमिलर बोलने वाले शब्द है ना, होमोफोन्स कहते हैं मेरे ख्याल से इनको, डाई एंड डाई, ये बिल्कुल सेम बोले जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है बट डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहा है, तो वैसे ही फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड लिखा जाता है किताब के टाइम पे, जब किताब आप लिखते हो तो उसमें आपको पहले जो लिखा होता है वो सब कुछ वो फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये फॉरवर्ड है यानी कि आगे की तरफ, तो इस तरह से आपको वो करेंगे, परेशान करेंगे, मतलब इस तरह से आपको चीज़ों का क्या बोलते हैं उसको, डिफ़िकल्टी लेवल मतलब कुछ खास था नहीं, पर हाँ आपको ऐसे कंफ्यूज करा जाएगा। जीएस के कैसे कैसे क्वेश्चंस थे मैं बता दूं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे जो आसानी से हो जाते हैं। अगर आपने 12th तक का भी ह्यूमैनिटीज़ अगर आपका रहा है तो आप आसानी से कर लेते, या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत भी चीज़ें पढ़ी हैं तो हो जाती। हाउ मेनी असेंशियल अमीनो एसिड्स आर देयर, साइंस का क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन था कि असेंशियल अमीनो एसिड्स कितने चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, तो 9 चाहिए होते हैं, ये इसका आंसर था। हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन, तो लॉर्ड कर्जन थे। एंड वेयर हम्पी उत्सव सेलिब्रेटेड, तो कर्नाटका स्टेट। ये सेम क्वेश्चंस आए हुए थे, ये सेम क्वेश्चन से मुझे याद रह गए, और ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगा। देखो इसमें ना क्या हुआ था, विच टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैज़ नो मून, कौन सा प्लैनेट है जिसमें कोई मून नहीं है। अगर इसमें टेरेस्ट्रियल नहीं दिया होता तो मैं नहीं कर पाती सच बताऊं तो, लेकिन क्योंकि इसमें टेरेस्ट्रियल दे दिया है तो टेरेस्ट्रियल हमारे सिर्फ 4 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से मरकरी ही एक था, बाकी जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून वगैरह ये सब दे रखे थे। ये तो कभी भी आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो ही नहीं सकते। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपके सिर्फ 4 होते हैं शुरुआत के, जिसमें से आपका आता है मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ एंड मार्स, सॉरी। तो हाँ, तो ये है आपका क्या है, पहला मरकरी, वीनस एंड आपका अर्थ एंड देन मार्स। तो ये जो 4 है ना, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है।
और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सिर्फ मरकरी मुझे दिख रहा था, तो मरकरी ही इसका आंसर है, क्योंकि बाकी जितने भी थे वो जोवियल प्लैनेट थे। तो बाकी जो 4 है ना, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस वगैरह ये सब हैं, ये आपके कौन से हैं, ये आपके जोवियल प्लैनेट्स हैं। तो जोवियल तो पूछा था, टेरेस्ट्रियल पूछा था। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो अर्थ लुक अलाइक हो, जो अर्थ जैसे हो, मतलब प्रॉपरली अर्थ जैसे नहीं हो, पर जो अर्थ थोड़े बहुत अर्थ जैसे हो, टेरेस्ट्रियल हो उस तरह से। तो मरकरी इसका आंसर है। वैसे मरकरी एंड वीनस दोनों हैं, बट मरकरी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में मरकरी था। ये है, ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है उसका क्वेश्चन है ये, राजनीति वाला, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में था, तो 14th आर्टिकल में था। एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भी था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल में हुआ था। एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है, पहले पूछा था सिर्फ लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो बिहार में है वो, मतलब साक्षरता दर जो कम है, पढ़े लिखे लोगों का जो साक्षरता जो हम कह देते हैं वो थोड़ी कम है। लेकिन फीमेल लिटरेसी कहाँ पर है, तो ये आप इसका आंसर देख लेना। और ये पूछे थे एज पर 2021 के उस पर, 2021 का पूछा था या 2011 का पूछा था, अब मेरे को इसमें डाउट हो रहा है। 2011 का शायद डेटा पूछा हुआ था मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं, ये मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगी, बट मुझे अभी यही लग रहा है। तो चलो ठीक है, देख लेंगे, कोई नहीं। इस चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सा और आपको बाद में बता दूंगी जब मुझे याद आएगा। तो एज़ पर इस तरह का कुछ उसके बेसिस पे पूछा हुआ था, इस ईयर के बेसिस पे पूछा हुआ था। देन हड़प्पा का ये पूछा हुआ था कि जो सिटाडल है, जिसे हम हिंदी में दुर्ग कहते हैं, उसकी डायमेंशंस पूछी हुई थी, तो उसकी डायमेंशंस आ रखी थी। हिंदी के मुझे कुछ ही क्वेश्चंस याद रहे, तो हिंदी में विशेषण पे क्वेश्चन आ रखे थे। इसको ऐसे लिखा जाता है, विशेषण पे क्वेश्चन आ रखे थे कि इनमें से कौन सा विशेषण का शब्द है। तो विशेषण को बोलते हैं हम एडजेक्टिव, जो आपकी विशेषता बताता है, बेसिकली जो संज्ञा की विशेषता बताता है, या जो नाउन का मॉडिफाई करता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है। पेट काटना मुहावरा पूछा था, ये तो हमने बहुत टाइम से सुना हुआ है कि पेट काटना मतलब अपने भोजन तक में बचत करना। बोलते हैं ना कि तुम्हें पेट काट काट करके बड़ा किया है, खुद नहीं खाया तुम्हें खिलाया, इस तरह का मुहावरा पूछा हुआ था। अब एक पूछा हुआ था मुहावरा कि इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। अब देखो झूठ का सर कहाँ, ये कोई मुहावरा नहीं है। बट हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ, ये एक टॉपिक, मतलब ये एक ईडियम है, मतलब ये एक मुहावरा है, ये पूछा हुआ था। तो हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो उसमें ना क्या था कि आपको तीन वो दे रखे थे, आपको 3 वो दे रखे थे, मुहावरे दे रखे थे। उनमें से आपको पहचाना था कि इनमें से कौन सा मुहावरा है एक्चुअल मुहावरा, और बाकी 3 जो है वो फेक है। फेक इन द सेंस कि वो बनावटी है, मतलब ऐसा कोई मुहावरा अभी तक प्रचलन में नहीं आया है। तो इस तरह से दे रखा था। कुछ विदेशी शब्द पूछे हुए थे, पानी का पर्यायवाची पूछा हुआ था, मादक पदार्थ के सेवन के ऊपर पैराग्राफ आया था, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इजी था। मैंने आपको बताया ना कि जितने भी डिसिप्लिन बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें 100 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर होता है वो आसानी होता है, तो मुझे काफ़ी आसान लगा। बाकी डिसिप्लिन 1, 2, 3, 4, 5 में मैं कुछ नहीं आपको बता सकती ज़्यादा। वो एक्चुअली ये है कि इसमें ना कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इतना मुझे याद भी नहीं है। बट हाँ, मोज़रेला फॉक्स और इन सब मोज़ेला फॉक्स वगैरह इन सब पे क्वेश्चन आए हुए थे। विंडोज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये था आपका DSSB पटवारी एग्ज़ाम के बारे में। ये आपका एग्ज़ाम एनालिसिस था 21 अगस्त 2022। बट ये सिर्फ DSSB में ही नहीं, बल्कि जितने भी SSC एग्जामिनेशन है उसमें भी काम आएगा आपके। और DSSB के जो बाकी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। तो जितने भी डिसिप्लिन बेस्ड वाले होते हैं वो हमेशा से थोड़े से फर्स्ट पेपर, अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है, लाइक 4 मंथ भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को टाइम दिया है, या 6 महीने भी दिए हैं, तो आराम से आपका फर्स्ट पेपर निकलेगा। मतलब उसमें आपको ज़्यादा अंक आएंगे, मतलब ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और आपको डिसिप्लिन की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। जैसे PRT में आपको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पेडागोजी वाला जो सेक्शन होता है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। DSSB का पटवारी का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो फर्स्ट तो मैंने आपका एनालिसिस कर दिया। सेकंड वाले में आपको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छे से बुक लेकर आइए कंप्यूटर की, उसको पढ़िए, या फिर अगर आपका मतलब आप कोई यूट्यूब से पढ़ते हैं तो वहाँ से आप कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं कंप्यूटर की। एंड उसके अलावा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के में कैसे काम होता है, पटवारी का क्या काम है, उस तरह से आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। उनके सेक्शंस अलग अलग देखने पड़ेंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो हो सकता है आपका ये निकल जाए। तो ये था आपका 21 अगस्त का एनालिसिस। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और हम जल्दी से स्टेनोग्राफर के भी तैयारी को शुरू करेंगे, इंग्लिश को मेनली हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।